हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एंड सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ आया है वो है प्रिंसिपल ऑफ द चेक एंड द बैलेंस। देखिए, अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी, ठीक है ना, कि प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड द बैलेंस क्या है। तो इसमें बहुत तरह क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है कि अमेरिका के संविधान में प्रतिबंध एवं संतुलन के सिद्धांतों के जो है आलोचनात्मक व्याख्या आपको करना हो सकता है, या इसको इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिकल एग्जाम टू द सिस्टम ऑफ द चेक एंड द बैलेंस इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। या हो सकता है क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की शक्ति के पूर्तिकरण के सिद्धांत पर इतना आधारित नहीं है जितना निरोध या संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस कथन को जो है आपको बताना है कि ये सही भी है कि गलत है। तो क्वेश्चन तो किसी भी रूप में हो सकता है, सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है कि अवरोध तथा संतुलन का सिद्धांत क्या है। अवरोध का मतलब यही है कि प्रिंसिपल ऑफ द चेक एंड द बैलेंस, ठीक है। तो अगर बात हम करें अमेरिकी संविधान निर्माता यानी जो है मॉन्टेक्यू, यानी मॉन्टेक्यूस जो है, इसको संविधान की निर्माता कहा गया है, कि शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत को बड़े प्रभावित थे और उन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर संविधान का निर्माण भी किया था। यानी जो संविधान का निर्माण किया था मॉन्टेक्यू, तो उन्होंने इस बात से काफ़ी प्रभावित थे कि पृथ्वीकरण सिद्धांत से। शक्तियों के पृथ्वीकरण का सिद्धांत पूर्ण रूप से व्यवहारिक नहीं है और अमेरिका संविधान के निर्माण भी इसी बात को जानते थे कि ये सारे जो है व्यवहारिक नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बड़ा महत्व दिया और वे नागरिकों की रक्षा के पक्ष में थे, यानी नागरिकों को पूरी तरह से जो है स्वतंत्रता और रक्षा के पक्ष में रहना। देखिए, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के जो है वहाँ के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उन्हें इस बात का अनुभव था कि यदि किसी भी व्यक्ति को जो है असीमित शक्तियाँ प्रदान किया जाए तो उसके बुरे परिणाम निकलते हैं। ये कोई बुराई नहीं, सच्चाई है कि अगर सारी शक्तियाँ जो है किसी एक के पास केंद्रित होता है तो उसका सदैव ही जो है परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, जग कल्याण और देश कल्याण के लिए सही नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग अवश्य करने लग जाता है। वो तीनों प्रकार की शक्तियों के एक स्थान पर केंद्रित करना नहीं चाहते थे और इसके साथ ही किसी शक्ति को निरंकुश छोड़ना भी ठीक नहीं था। उन्होंने जो है मॉन्टेक्यू के शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत के आधार पर 3 अंगों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की, परंतु इसके साथ ही उन तीनों पर एक दूसरे के थोड़ा बहुत अंकुश भी स्थापित कर दिया ताकि कोई भी अंग निरंकुश होकर मनमानी न करने लग जाए। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, निरंकुश होकर मनमानी न करने के लिए जो है रूल रेगुलेशन बनाया गया। इसमें मेंशन का मत था कि शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि
जो है व्यवस्थापिक और कार्यपालिका और न्यायपालिका के विभाग एक दूसरे के अबंध हो। जब तक कि तीनों विभाग उस सीमा तक एक दूसरे के संबंध और जुड़े हुए नहीं हुए जिससे कि वो एक दूसरे से जो है संवैधानिक नियंत्रण रख सके, तब तक स्वतंत्रता शासन के लिए अनिवार्य शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांतों का जो है यहाँ पर व्यवहार में संभव नहीं है। तो इस बात को जो है अगर इंग्लिश में देखा जाए तो यही बात है, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डज नॉट बी रिक्वायर दैट इज लेजिस्लेटिव सिक्योरिटी एंड देयर जुडिशरी डिपार्टमेंट एंड शुड बी वर्ल्ड अनकनेक्टेड विद देयर ईच अदर्स एंड द unless these three departments to so far and the connected to the balance as the each constitutional control over to the other. The degree of separation of which the maximum required essential to free government can be never be a practice due to the maintained. तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात दिया था। और अगर आग तथा रे की बात देखें तो उसने ठीक ही कहा था इस बात पे कि अमेरिकी सरकार की शक्ति का प्रतिकरण तथा उसके साथ सम्मिलित जो है सुरक्षार्थी निरोध तथा संतुलन के सिद्धांतों को अधिक और महत्वपूर्ण लक्षण नहीं है। यानी इसमें फाइबर ने भी अपनी विचारधारा रखा था। फाइबर ने साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्रपति, कांग्रेस तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक रखा गया है और एक दूसरे पर रोक भी है। आगमन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवस्था भी की गई, परंतु परिस्थितियों से उन्हें मिला दिया है। यानी प्रेसिडेंट, कांग्रेस एंड द जुडिशरी were keep apart and made of check and the balance each other will the affairs of circumstance to tend to the bearing to them to other. यदि बात हम करें अमेरिका में निरोध तथा संतुलन के चेक एंड बैलेंस ऑफ अमेरिका, तो इसमें तो आपको बहुत ध्यान समझने की जरूरत है कि निरोध तथा संतुलन के सिद्धांत का अर्थ है कि सरकार का कोई भी अंग पूर्ण रूप से निरंकुश न हो। यानी कोई भी अंग जो है पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। इसमें एक दूसरे पर जो है प्रतिबंधित लगाने के भी प्रावधान किए गए हैं। उनकी शक्ति एवं अन्य दोनों अंगों के द्वारा प्रतिबंधित या अंकुश अवश्य लगाना जाना चाहिए था ताकि उस अंग का जो है स्वैच्छाचारी और अत्याचारी बनाने की संभावना न रहे। कहते हैं अगर सारी शक्तियां एक ही तंत्र के पास आ जाए तो वह स्वैच्छाचारी और अत्याचारी बनने की पूरी संभावना रहता है, यानी तानाशाह होने की पूरी संभावना रहती है। और तानाशाह शासन जो है किसी भी देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये जो है अपनी मनमानी करते हैं और अपनी मनमानी को ही आगे बढ़ाते हैं। यह बात सत्य है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पुण्य शक्ति पुण्य रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो ये बात तो हमें भी समझ है कि इंसानों के पास अगर शक्ति आ जाती है तो इंसानों को पुण्य रूप से भ्रष्ट कर देती है, क्योंकि इंसान ऐसा चीज है जो कि शक्ति पाके काफी इतराने भी लग जाता है। तो इस बात को अगर देखे तो पावर इज अ क्राफ्ट एंड अब्सोल्यूट पावर ऑफ क्राफ्ट टू द अब्सोल्यूटेड। एंड इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाता है कि तीनों अंगों की शक्तियां संतुलित रहे और कोई अंग तीनों में अधिक शक्ति न हो। यानी किसी एक के पास अधिक शक्ति हो जाता है फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो वह जो हो शक्तिशाली अंग दोनों अंगों को अपने दबाव में रखने की कोशिश करता है। अगर मान लीजिए एक शक्ति पावरफुल है या दो कमजोर है तो एक शक्ति जो है दोनों शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर सकता है, अपने दबाव में रख सकता है और स्वयं निरंकुश अथवा स्वैच्छाचारी हो जाता है, यानी वो भी होगा अत्याचारी और जो है भ्रष्ट हो जाती है। अमेरिका में सरकार को प्रत्येक अंग को जो है दूसरे अंगों पर कुछ सीमा तक नियंत्रण करने का अधिकार दिए गए हैं ताकि कोई अंग निरंकुश तथा लापरवाह न हो सके। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी अंग को भी असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं है। कहते हैं प्रत्येक अंग को अपनी शक्तियां जो कि संविधान द्वारा उसे प्राप्त है उनमें वह अंग मनमानी नहीं कर सकता है। जब भी वह अंग इसका दुरुपयोग करेगा तो दूसरा अंग उस पर रोक लगा देगा, और जो हमने पढ़ा भी है और जानने की कोशिश भी किया है। इस बात को जो है कुछ बातें से स्पष्ट हो जाता है, जैसे कि यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको समझने से आपको ये बात समझ में अवश्य आ जाएगा। इसमें अगर हम पहली बात देखें तो कांग्रेस के प्रतिबंध की चेक ऑन द कांग्रेस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं अनुच्छेद 1 के अनुसार कानून बनाने का शक्ति जो है कांग्रेस को दी गई है, परंतु कांग्रेस कानून बनाने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। यानी पूरी तरह स्वतंत्रता कांग्रेस को नहीं दी गई सरकार बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी बिल जो है कानूनी नहीं बन सकता है। तो राष्ट्रपति के
जो है थोड़ा सा यहाँ पावर दे दी गई है। यदि राष्ट्रपति यह समझे कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया बिल उचित नहीं है तो वह उस समय एक बार अस्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता है। परंतु कांग्रेस दोनों सदन उसी बिल को जो है 2/3 बहुमत से दूसरी बार पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति उस पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए अगर सरकार जो है अगर राष्ट्रपति अगर तनाशाह ऐसा कर रहा है व्यवहार, तो यहाँ पर जो है 2/3 बहुमत की बात आ जाती है, जो बिल सदन को उसी बिल में पास करवाई भी जा सकती है। यहाँ पर राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई कानून जो है संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका जो है उसे अवैध घोषित करके रद्द भी कर सकता है। तो इसकी भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। इसी प्रकार अगर हम कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों ही कांग्रेस को अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग करने से रोकती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की भी जो है शक्तियाँ पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, चाहे कांग्रेस की शक्ति भी यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। यदि बात करें राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाने की तो चेक ऑन द प्रेसिडेंट, इसका मतलब यही हुआ कि अमेरिकन संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार जो है सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और वह जो है वास्तविक अध्यक्ष भी माना जाता है और नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। जैसे आपको पता है कि इंग्लैंड में और इंडिया में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। परंतु वह उनका जो है मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता, अपनी मनमर्जी के प्रयोग नहीं कर सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है उस पर सीनेट की स्वीकृति ली जाती है, यानी सीनेट की जो है सारी बातें दी गई है। दूसरे देशों के साथ की जाने वाली संधियां सीनेट की स्वीकृति के पश्चात ही लागू हो सकती है। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा कांग्रेस की स्वीकृति के पश्चात ही कर सकता है, यानी कांग्रेस के जो है आज्ञा लेने की ज़रूरत होता है, तभी वो युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। कांग्रेस जो है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटा भी सकता है, यानी महाभियोग द्वारा जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया भी जा सकता है। प्रतिनिधि सदन जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का अधिकार रखता है। सीनेट प्रतिनिधि सदन द्वारा लगाया गया आरोप की जांच पड़ताल भी करता है और यदि सीनेट 2/3 बहुमत से जो है महाभियोग जब प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान यहाँ बनाया गया है। कहते हैं न्यायपालिका राष्ट्रपति के द्वारा जो है जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध घोषित करती है यदि वह आदेश संविधान के विरुद्ध हो। इस तरह संसद व न्यायपालिका दोनों ही राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि बात करें न्यायपालिका पर प्रतिबंध की तो चेक ऑन द जुडिशरी जो है अनुच्छेद 3 के अनुसार जो है न्यायाधीश शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके जो है अधीनस्थ न्यायालय को दी गई है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए जो है उच्च न्यायालय पर जो है कांग्रेस का राष्ट्रपति द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया है। उनकी संख्या और वेतन का फैसला कांग्रेस करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है सीनेट की स्वीकृति से करता है। यदि वह अपना कार्य ठीक प्रकार से न करे तो कांग्रेस महाभियोग द्वारा उसको उसके पद से हटा सकती है। कांग्रेस इस न्यायालय के जो है अपीली अधिकार क्षेत्र यानी अपीली जुडिशल्स में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये सारी बातें जो थी यहाँ पर हटाने और जो है यहाँ पर सबकी पावर की बात की गई, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे राष्ट्रपति की हो, चाहे न्यायपालिका के पास हो। कहते हैं इनके पास ही सारी शक्तियाँ सीमित होती है और ये तीनों से ही जो है अमेरिका का जो है पूरी तरह संसद चलती है, पूरी तरह से जो है वहाँ का नियंत्रण भी होती है। लेकिन इनके भी एक दूसरे के प्रति नियंत्रण का जो है प्रावधान किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया। अब देखिए ये सब बातें जो हमने पढ़ा अब जाना, लेकिन कहते हैं इस बातों को बहुत से लोगों ने आलोचना भी किया है। तो आलोचना में तो यही साफ साफ आ जाता है कि स्पष्ट है कि अमेरिकी जो है संविधान शक्तियों के पूर्तिकरण और निरोध तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत की आलोचना जो है कुछ इस प्रकार की जा सकती है। सबसे पहले तो आलोचना में यही बात सामने आता है कि जटिल राजनीतिक प्रणाली यानी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम। यह ठीक है कि संविधान निर्माताओं ने निरोध तथा संतुलन का सिद्धांत इसलिए अपनाया है कि सरकार का कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग करके निरंकुश न बन जाए, यानी तानाशाह न हो जाए। परंतु इस सिद्धांत को समावेश के कारण अमेरिका शासन प्रणाली बड़ी ही जटिल हो गई है। राष्ट्रपति विल्सन ने इस सिद्धांत को आलोचना करते हुए कहा भी है कि सरकार
एक जीवित वस्तु है जिसकी विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाकर जो है जीवित न रह सकते हैं। यानी एक दूसरे पर प्रतिबंध लगा के जीवित रहना किसी की अंग के लिए भी जो है सही नहीं है। अगर दूसरी बात देखें, दूसरी पॉइंट पे आए तो इसमें साफ शब्दों में यही बात बताई गई है कि शासन में गतिरोध यानी डेडलॉक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यदि निरोध और संतुलन के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू किया जाए तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें गैल्टल्स ने कहा भी था कि अधिक अग्र रूप अगर देखा जाए तो पूर्तिकरण के निरोध और संतुलन दोनों ही सिद्धांत अच्छे सरकार के लिए खतरनाक है। अपने उग्र रूप से निरोध और संतुलन की व्यवस्था के फलस्वरूप जो है गत अवरोध तथा संघर्ष पैदा होते हैं जो अच्छे तथा योग्य शासक के लिए बाधक सिद्ध हो सकता है। तो ये बात जो है काफ़ी ग्रेटल्स ने साफ शब्दों में कहा था शासन में गतिरोध के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से लागू करने तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। अगर ये पूरी तरह से जो है निरोध और संतुलन के सिद्धांत को पूरी तरह से लागू किया जाए तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें अगर तीसरी तो यहाँ पर यही बात आता है कि कार्यकुशलता में कमी, लेस एफिशिएंसी, इस सिद्धांत ने शासन की कार्यशीलता को कम कर दिया है। जेम्स बैंक ने साफ शब्दों में इस बात को कहा भी है कि सरकारी कार्य की गति को जो है विधानिक और कार्यपालिका दोनों ही क्षेत्रों में जो है इतना जटिल बना देना शासन कुशलता पर ब्रेक लगाने के समान है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। अगर व्यवहार में देखें तो व्यवहार में असफलता यानी अनसक्सेसफुल ऑफ प्रैक्टिस, यह सिद्धांत अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हुई है। इसका उद्देश्य यह था कि सरकार का कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली न बन सके, परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति का प्रभाव कांग्रेस पर पड़ता जा रहा है जिसमें राष्ट्रपति काफ़ी शक्तिशाली बन चुका है। न्यायपालिका ने जो है कार्यपालिका तथा विधान पालिका को इतना अधिक प्रभावित किया है कि आज कई लोग जो है न्यायपालिका को कांग्रेस का तीसरा सदन मानने लग गए हैं। यानी कांग्रेस को तीसरा सदन के रूप में जो है आज के समय में जाना जाता है, जो कि एक बहुत ही आने वाला समय में एक अलार्म का काम कर सकता है। यदि बात करें अगला पॉइंट की तो इसमें यही बात बताया गया है कि उत्तरदायित्व निश्चित करने में कठिनाई यानी डिफिकल्टी इन द लोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बात करें निरोध तथा संतुलन के कारण शासन के किसी कार्य के किसी एक अंग को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, यानी एक अंग जो है सभी चीज़ों में कार्यरत नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात यहाँ पर आ जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है यहाँ पर। बात करें अगर अगली पॉइंट की तो आधुनिक समाज में जो है अनुपयोगी, नॉट बी यूजफुल फॉर द मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में शायद इस प्रकार के प्रशासन जो है शायद चलना संभव नहीं है क्योंकि कई तरह के जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यह सिद्धांत आधुनिक समाज की इच्छाओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रही है। आधुनिक जो है राज्य कल्याणकारी राज्य है और उसे समाज कल्याण के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, यानी बहुत से जो है समाज के कल्याणकारी कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन इस कल्याणकारी कार्य में जो है एक दूसरे पर रुकावट के रूप में कार्य कर रहे हैं सबके सब। इसलिए कार्यपालिका और व्यवसाय पालिका में जो है असमंजस न होने के कारण समाज कल्याण कार्य अधिक अच्छी प्रकार से नहीं किए जा सकते। क्योंकि अगर एक का अच्छा बात है, इसमें मैं पहले ही आपको इब्राहिम लिंकन की बात बताता हूँ जिसमें उन्होंने काले और गोरे पे भेदभाव को समाप्त करने की प्रावधान किया था और लोगों को भाषण भी दिया था, लेकिन ये रूल रेगुलेशन वो आगे नहीं लगा सके, नहीं चला सके क्योंकि उनको पता जब सेक्रेटेरिएट में वो गए तो वहाँ पर इस बात के कोई प्रावधान नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर कई राइटरों ने ये बात कहा था कि इब्राहिम लिंकन ने बोल तो दिया है गोरे और काले के भेदभाव को दूर किया जाए, लेकिन जो पिकुलेशन की भावनाएं थी वो ख़त्म नहीं हो सकी। कारण यही था कि उनके पास ये सब लागू करने की क्षमता नहीं था, जिसकी वजह से कहा गया कि ये जो है बैलेंस तो हुई, बैलेंस तो थी लेकिन असफिशेंट बैलेंस थी जो है पूरी तरह से नहीं किया जा सका। तो ये इंग्लिश के चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर के जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ दर्शाने के लिए मैंने आपको भी याद दिलाया है कि बहुत सी चीज़ें जो होती है समाज कल्याण की तो वो अपने व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति नहीं कर सकता, या कोई भी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जो है कहते हैं आम नागरिकों की भलाई के लिए कार्य करने में नहीं अग्रसर हो सकता क्योंकि उनको ऊपर कोई ना कोई सेक्रेटेरिएट की जो है पावर है ही है। तो इसको जो है निरंकुश बना दिया है। तो कहते हैं आज के अगर देखा जाए मॉडर्नाइज जीवन में तो यहाँ पर इस तरह कानून जो है शायद चलना संभव नहीं है। इसमें जो है
चार्ल्स विडर्स ने भी कहा था इस बात को स्पष्ट करते हुए कि जब तक कोई प्रस्तावित कानून सरकार की स्वतंत्र संस्थाओं में संघर्ष करके सफल हो पाता है, तब तक उसके समर्थकों का उत्साह धीमा पड़ जाता है तथा बहुमत भी जो है इच्छा शांत हो जाती है। यानी जब तक कोई चीज़ पास करवाने की इच्छा आती है तब तक जो है वो शांत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर रूल रेगुलेशन ही इस प्रकार बने हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। अगर बात हम करें यहाँ पर निष्कर्षण की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है, कहा जाए यदि निरोध प्रदर्शन सिद्धांत जो है हमारा यहाँ पर निरोध तथा संतुलन सिद्धांतों की आलोचना की गई है और इसमें वास्तव में ही कई दोष पाए जाते हैं, परंतु इसके बावजूद भी यह सिद्धांत उपयोगी है। यह सभी अंगों को अपने निश्चित क्षेत्र में सीमित रखता है और इस सिद्धांत के कारण तीनों अंगों को पृथकता काफ़ी कम हो गई है और वे एक दूसरे को जो समीप आते चले जा रहे हैं। बहुत सी प्रथाएं जो है इस सिद्धांत की स्थिरता बना देता है और विशेषकर जो है कार्यपालिका तथा विधान पालिका अब एक दूसरे को जो है सहयोग के से कार्य करते हैं। वर्तमान राज्य की समस्याएं बड़ी जटिल है और सरकार के तीनों अंग मिलकर ही उन्हें सुलझा सकती है। राजनीतिक दलों ने भी इस सिद्धांत को काफ़ी ढीला कर दिया है और वे कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच तालमेल जो है मेल पैदा करने का कार्य भी करते हैं। इतना होते हुए भी निरोध तथा संतुलन का सिद्धांत अमेरिकन संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसमें से जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आप त्रिपाण सेंटर को हेल्प कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंचे और वो अच्छे से जो है पॉलिटिकल साइंस को समझ सके, और ये तभी संभव होगा जब आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाओगे। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है दोस्तों, दूसरे बच्चों को भी हेल्प करना है। अगर आप दूसरे बच्चों को हेल्प नहीं कीजिएगा तो मैं आपके लिए क्यों हेल्प करूं, क्यों आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाऊं और आपके साथ करूं। देखिए दोस्तों, कहते हैं ये दुनिया जो है गिवन एंड टेकन का समय है, जहां पर हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको भी जो है यहाँ त्रिपाण सेंटर को ज़रूरत है, तो आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सारे बच्चे जो है लाभान्वित हो और सही से जो है चैप्टर को समझ के एग्जाम जो है अच्छे से कर सके और अच्छा मार्क्स प्राप्त करके जो है अपना जीवन को धन्य कर सके और माता पिता को खुश कर सके। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि यूट्यूब से क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।